जय हिंद साथियों, यदि आप ईपीट्रिपल पैट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होने जा रही है। इस क्लास में आप लोग जीके जीएस के 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि बिल्कुल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों को लिया गया है इस क्लास में। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की श्रृंखला को। पहला प्रश्न अपना है कि उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था। तो इसका केंद्रीय विषय क्या था? इसका जो केंद्रीय विषय था, आप कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका विषय था दर्शन एवं ज्ञान। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो ईपीट्रिपल पैट का एग्ज़ाम जो 6 सितंबर को होने जा रहा है, 7 को भी होगा, उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को पूरा देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। क्या पूछा गया है? अंतिम शासक पूछा गया है। अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक कौन था? ये थे बृहद्रथ। ये वाला ऑप्शन जो आपका होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है। तो संगम साहित्य से किसका संबंध है? ये संबंध है मदुरई से, मदुरई का। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है। जो कि ये सिंधु घाटी सप्ताह से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तब इसका क्या होगा सही जवाब? इसका होगा महाराष्ट्र। ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुझ के बाबरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुझ के बाबरी की मूल भाषा कौन सी थी या कौन सी है? तो इसकी जो मूल भाषा थी, यह भाषा थी तुर्की भाषा थी। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले भी आपको कई क्लासेस प्रोवाइड करा चुके हैं, यदि आपने वो ना देखी तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके ईपीट्रिपल पैट एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, उसके सिलेबस आधारित क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने की थी। और किस सन में की थी? अब आप इसके लिए कमेंट करके बताएंगे इन्होंने जो स्थापना की थी, किस सन में स्थापना की थी इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? तो यह सभा को किसने संबोधन किया था? ये किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये वाला जो ऑप्शन होगा, यह आपका सही जवाब होगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो वैकेंसी आने वाली हैं लेखपाल की और बीपीओ की जो वैकेंसी होंगी, वो काफ़ी संख्या में वैकेंसी आएंगी। उनमें आप तभी भाग ले सकते हैं जब आपका पैट का स्कोर अच्छा होगा। इसलिए अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, आप अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। तो ये किस सन में प्राप्त किया था? तो सन पूछ ली गई है, तो सन क्या हो जाएगी आपकी? 1600 में प्राप्त किया था। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुख्यात जालियांवाला बाग की हत्याकांड कब हुई थी? जरा आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, कि इसकी घटना कब हुई थी। और क्लास यदि आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दिया करें प्लीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इसके ऑप्शन थोड़े ऊपर दे रखे हैं। तो ये घटना कब की थी? बताएं किस दिनांक को ये घटना हुई थी। चलिए बताएं, आपका अभी तक जवाब नहीं आया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। इसलिए आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन, ये आपका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। तो ये कौन सी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फूले जी ने? ये पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी। पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं साथियों, इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता है, अर्थात वहाँ पर कोयला नहीं निकाला जाता है या नहीं प्राप्त होता है वहाँ पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात। अब आपको बताना है कि जो कोयला जो उत्पादन होता है, कोयला उत्पादन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, आपको कमेंट करके ये बताना है कौन सा शीर्ष स्थान पर है राज्य जो कोयला उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में डैश होती है। तो ग्रीष्म काल में क्या होती है, बताएं क्या होती है ग्रीष्म काल में? तो ग्रीष्म काल में क्या होगी? वायु दाब में कमी हो जाती है। ग्रीष्म काल में वायु दाब में कमी हो जाती है। इस तरह से आपका ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं। जो प्राकृतिक भूकंप होते हैं तो परत का नाम पूछ लिया गया कि किस परत में ये होते हैं। तब आपका इसका सही जवाब हो जाएगा स्थलमंडल। सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्या पूछा गया? सहायक नदी पूछा गया कि कौन सी सहायक नदी है, किसकी? नर्मदा की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तवा नदी, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। जो रबी के मौसम में उगाई जाती है वो फसल आपको बतानी है कौन सी उगाई जाती है। तो ये उगाई जाती है, चना उगाई जाती है, और अन्य दो फसलों के नाम आपको कमेंट करके बताना कौन कौन सी उगाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे। जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे आपको बताना। तो उसमें कुल जो अनुच्छेदों की संख्या थी 395 अनुच्छेद थे, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है साथियों आपका। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं। क्या संघीय विशेषता आपको बताना नहीं है। तो ये विशेषता हो जाएगी आपकी एकल नागरिकता, जो कि संघीय विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो आपको गलत युग्म बताना कौन सा हो जाएगा। भाग फर्स्ट में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं क्या, पहला वाला ठीक हो जाएगा आपका। भाग सेकंड में मौलिक कर्तव्य हैं क्या, बताएं जरा, आप कमेंट करें जरा, क्या ये सही है? ये आपका गलत हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका गलत होगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार ये ठीक है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश ये भी ठीक है। तो अब आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या पूछा गया? गलत पूछा गया है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है, बताएं जरा आप लोग, इसका जवाब कमेंट करें। यूपी स्पेशल के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आएंगे, जो कि उसमें टॉप 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला रहेगी, वो कि 4 से 5 श्रृंखला आपको कराएंगे। उसी क्लास से आपके लिए यूपी स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको उन्हीं क्लासों से आपको देखने को मिल जाएंगे यूपी SSC पैट के एग्जाम में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 40। कितनी हो जाएगी? 40 मेंबर्स होने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। आप क्या पूछ लिएगा? विशेषता पूछ ली गई है, बताएं जरा कौन सी एक विशेषता है, मुख्य विशेषता। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। दूसरा वाला ऑप्शन, जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है डी वाला, यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो वह कौन सी योजना थी?
तो ये योजना आपकी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 17 तक रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, इसकी जगह पे कौन सी योजना आ गई है या क्या है इस समय प्रावधान, आप कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी 10 रुपए के मूल्य वर्ग वाले नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नोट का रंग पूछ लिया गया है, तो ये रंग है चॉकलेटी। क्या हो जाएगा, कैसा रंग हो जाएगा, चॉकलेटी रंग हो जाएगा। नोट का रंग कैसा हो जाएगा, चॉकलेटी हो जाएगा। इस तरह से आपका कौन सा वाला ठीक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चॉकलेटी भूरा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति 1991, 1991 की नीति थी ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूला करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शनों को देखते हैं। तो क्या दे रखा है इसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्र अर्थव्यवस्था। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको बताना मनरेगा के बारे में बताना है। मनरेगा के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य अपने कामगारों को रोजगार प्रदान के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर, अर्थात मनरेगा जिसे नरेगा भी आप कह सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कौन नरेगा के अंतर्गत काम करता है या करवाता है या श्रम देता है या उन्हें काम देता है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा राज्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत में जिसमें नरेगा श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या है और सबसे ज़्यादा काम करते हैं यही लोग। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। क्या सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। हो सकता है आपसे यह पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। तो किस इकाई में से मापा जाता है, इसे मापा जाता है डेसिबल में। ये वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और हर्ट्ज में किसे नापते हैं ये पूछ ले सकता है आपका, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, अवरक्त किरणें, अल्ट्रासोनिक तरंग, ध्वनि तरंग या कैथोड किरणें। तब आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, जिसे ऑटोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। 44, 1, 23, 22। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तब इसका सही जवाब हो जाएगा 22, 22 होते हैं। यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। आप क्लास को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चनों को लिया गया है और टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वह 50 क्वेश्चन इस क्लास में आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा।
निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित को हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे या हैलोवीन? तब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हैलोवीन। तो इसका हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं जरा कमेंट करके। कमेंट करके आपको बताना क्या मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्टर। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के क्या पूछ लिया गया है? लेखक पूछ लिया गया है। तो आपको लेखक बताना है, इसका लेखक कौन है? कमेंट कर दें आप लोग जरा, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना, क्या हो जाएगा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और महात्मा गांधी की एक पुस्तक का नाम आपको कमेंट करके बताना कि महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है जो प्रचलित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब आपको इसमें बताना है फीफा विश्व कप के बीच का अंतराल बताना है। जो फीफा विश्व कप होता है, 2 फीफा कप विश्व कप होता है, तो इनके बीच में जो अंतराल होता है अर्थात कितने समय के बाद में दोबारा होता है, आपको टाइम बताना है। तो कितने समय बाद होता है? ये होता है 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। कितने? 4 ईयर के अंतराल पर होता है ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक है, तो ये जो शुक्रेश्वर मंदिर है वह किसका मंदिर है? क्या शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, राम मंदिर? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका विश्व मंदिर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर है यह कहाँ स्थित है, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। कमेंट करके आपको इसका जवाब बताना कि कामाख्या मंदिर है किस राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि NW10 किस राज्य में स्थित है, अर्थात नेशनल जलमार्ग किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में स्थित। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बताएं जरा कमेंट करके आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन में स्थित है, तो कौन सा है जो स्थित है पश्चिम मध्य रेल में? तब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जबलपुर। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? तो कौन सा ऐसा मठ है जो सिक्किम में स्थित नहीं है? देखिए इंचे जो तो आपका सिक्किम में स्थित है, ताबो ये आपका सिक्किम में स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? तो कौन सी है जो विरासत नहीं है आपको बताना है। देखिए नवरोज तो है, लेकिन जो रानी की वाव है क्या ये है? कमेंट करके आपको बताना है इसका सही जवाब। कमेंट करके आपको इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग को AIM ने किसके साथ मिलकर सामुदायिक नव प्रवर्तक सहचर CIF जिसे कह सकते हैं आप का चौथा समूह शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैपोजेमिनी इंडिया। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाल ही में जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है? आप कमेंट करके बताएं हाल ही में जापान का प्रधानमंत्री किसे चुना गया 2025 में? 2025 में वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है जापान का? आप कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि
न्यायाधीश सूर्यकांत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की किस धारा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3A। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने डेविस कप के बाद संन्यास ले लिया था? तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी था? क्या यह नोवाक जोकोविच थे, एंडी मरे, रोजर फेडरर, राफेल नडाल? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया था। किससे? डेविस कप के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस तरह से अपनी ये श्रृंखला कंप्लीट हुई 50 क्वेश्चनों की। जीके जीएस के अपने 50 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू टाइप के लिए गए थे ईपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए जो 2025 में आपका कंडक्ट होने जा रहा है वो कंप्लीट हो गए हैं। और इस क्लास में सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के लिए गए थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद में जो अपनी क्लास होने जा रही है वो क्लास होगी यूपी स्पेशल से संबंधित होगी, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन लाइक करके आएंगे, जो कि इसी तरह की जो टॉप 50 की यूपी स्पेशल क्लासेस होंगी वो 5 से 6 क्लास होंगी। क्या तो 5 क्लास हो सकती है, क्या 6 क्लास हो सकती है। उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम जो 2025 में 6 सितंबर और 7 सितंबर को होने जा रहा है, उन चारों शिफ्टों में से एक भी क्वेश्चन बचकर नहीं जाने वाला है। इसलिए अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।